बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइडर मैन। मैं हूं ज़ैर आलम। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मशरिक़ वुस्ता हर गुजरते दिन के साथ साथ एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। अमरीका ईरान जंग इस वक्त आलमी सियासत का अहम मौजू बनी हुई है। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी ज़राए के मुताबिक सफारतकारी राब्ते वो भी जारी हैं, लेकिन अस्करी और जो सियासी बयानात हैं उन्होंने खित्ते के अंदर जो बेचैनी है उसको बरकरार रखी हुई है। सदर ट्रंप वो ये कहते हैं कि आपनाए हुर्मुज़ का पूरा कंट्रोल अमेरिका को मिलना चाहिए, वो हासिल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और दूसरी जानब ईरान मुख्तलिफ जो है अपने बयानात में ये बिल्कुल वाज़े करता हुआ नज़र आया है कि हम बिल्कुल आपनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल नहीं दे सकते किसी ऐसे ममालिक को जिस तरह की अमेरिका है। आज के प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान JUF के सरबराह हैं। उन्होंने कसूर में जलसा किया, उनके जो मुतनाज़े बयानात हैं अपने खिताब में जो उन्होंने बातें की, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के हमारे गेस्ट हैं हसाम दुरानी साहब, सीनियर तजियाकार हैं। सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। जी उज़ैर, आपका भी बहुत शुक्रिया। सर मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल आपके सामने है। जी जी। सदर ट्रंप जो उनके बयानात हैं उनमें ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि वो आपनाए हुर्मुज़ का पूरा कंट्रोल चाहते हैं, और जिस पर उन्होंने कहा है कि हम टैक्सेस भी कम कर देंगे, जो चार्जेस हैं वहाँ पे जो जहाज गुजरते हैं वो भी मुनासिब होंगे। दूसरी जानब ईरान जो है वो अपने बयान पर खड़ा है, जो पहले दिन से उसने बात की है। तो सर ये अब क्या जो ट्रंप है वो अमेरिका ईरान को कमजोर देखना चाहता है या ईरान को कमजोर कर रहा है? देखिए उज़ैर, आपने जो बात की है, अगर उसको सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं ना, ईरान अपने कौन से बयान के ऊपर खड़ा है? या ईरान ने ये कहा कि अब आपनाए हुर्मुज़ का हम कंट्रोल नहीं देंगे किसी भी ऐसे मुल्क को जिस तरह की अमेरिका है, हाँ। जहां से ईरान को अपनी सिक्योरिटी का खदशा हो। ठीक हो गया, आपने ये कहा। देखिए, आपने हुर्मुज़ का मामला तो कहीं बाद में जाके आया जब ये मसला शुरू हुआ था। सबसे पहले मसला कहां से शुरू हुआ था? गजा के मामले में। गजा के मामले पर। ठीक हो गया। इजराइल के साथ मसला शुरू हुआ। इजराइल के साथ मसला शुरू हुआ। ठीक है। तो क्या जब गजा में बम्बारमेंट हो रही थी, जब गजा के अंदर जो मासूम बच्चे जो थे अब वो शहीद किए जा रहे थे, बम्बों से उड़ाए जा रहे थे, जो हामला खवातीन थी उनको चुन चुन के मारा जा रहा था, हॉस्पिटल्स के ऊपर मुसलसल बम्बारमेंट हो रही थी, क्या आपने हुर्मुज़ बंद हुई? नहीं हुई ना। तो पॉइंट क्या है इसका? आप ये भी देखें, आप ये कहते हैं कि ईरान ये कहता है, ईरान ने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट लिया हुआ है कि जनाब मैं अपने हुर्मुज़ को बंद कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं इकॉनमी तबाह कर दूंगा। और इजराइल के साथ उसका मसला क्या था? ये आपका गजा वाला। लेकिन क्या उस वक्त आपने हुर्मुज़ बंद हुई है? नहीं हुई ना। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब आपके अपने ऊपर पड़ती है, जब आपको पता लगता है कि भाई आप मरने लगे हो, तो आप कोई ऐसी हरकत जरूर करते हो, कहते यार मैंने मर तो जाना है, चलो जाते जाते दूसरे को भी मैं दो चार लगा दूंगा। ऐसे ही होता है जब आपकी लड़ाई होती है ना, तो कमजोर आदमी नीचे गिरने से पहले हाथ पांव मारता है, तो किसी ना दूसरे को एक आध घूंसा लग ही जाता है, कोई लात लग जाती है, कोई ठुटा लग जाता है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि यार मारियां तो मैं भी दो सन। ठीक है, उन्होंने मैंने कुटिया बड़ा, लेकिन मैं भी दो चार ला दी ने। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। दूसरी बात ये है उज़ैर, अगर आप इसको थोड़ा सा ना रियलिस्टिक होकर अगर आप चीज बात करें, जो मैंने आपसे सबसे पहले मैं बात की, पॉइंट आपके साथ मैंने बात की है, अगर हम उसको आगे लेके चलें तो ईरान की जानब से देखें, इजराइल को ये कहा जाता है कि उसकी प्रॉक्सीज हैं, ये है, वो ईरान को जिंदा नहीं रहने देता, वो ये चाहता है कि सऊदी अरब के साथ भी मसाइल हों, UAE के भी, वो बेसिकली वो ग्रेटर जो है वो अपना एक इजराइल बनाना चाहता है। और बेसिकली अगर उस हिसाब से देखें तो एक नई टर्म जो है ना वो आजकल जो है उसका एक नई इस्लाह जो है ना वो मार्केट के अंदर आ रही है, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ मिडिल ईस्ट है। ठीक है। और उसको लीड कौन कर रहा होगा, उस पर कब्जा किसका होगा? वो कब्जा होगा इजराइल का। ठीक है, ये तो चले हम मान लेते हैं। इजराइल जो बहुत बुरा है, इजराइल बहुत बुरा है, मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, और वो सारी सरजमीन को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। ईरान क्या कर रहा था? अभी आपको कल की आपकी खबर आपके सामने आई है कि वो कतर के ऊपर उन्होंने मिसाइल मारे, और मुत्तहिदा अरब अमारात के दो जहाज उस पर भी अटैक कर दिया, क्रूज मिसाइल और ठीक हो गया किया। और ये भी कहा गया कि $200 मिलियन का नुकसान हुआ। ठीक है। और एक अरब डॉलर का तेल जो है चाइना भेजना शुरू कर दिया। हाँ जी, ठीक हो गया। अब इन दोनों चीजों को अगर आपस में आप जोड़ें तो आपको बड़ी अजीब सी ना खिचड़ी पकती हुई नजर आएगी। ठीक है, पहले दिन जब इन्होंने अटैक किया उसके फौरन बाद क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ गई,
बढ़ गई ना। पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है कि तेल अगर सस्ता होता है तो वो 6 महीने तक हम तेल नया उसकी कीमत कम करते करते जो हमारी गवर्नमेंट की बस हो जाती है, क्योंकि मार्केटिंग जो कंपनीज होती हैं या ऑयल कंपनीज होती हैं वो कहते हैं कि जी हमने तो तेल महंगा परचेज किया हुआ है, तो हमने तो एडवांस टैक्स दिया हुआ है, तो लिहाजा आप इस तेल की कीमत में ज्यादा कमी मत करें, क्योंकि हमने फिर हमारे टैक्स का नुकसान होता है, हमारे पैसों का नुकसान होता है। ठीक हो, मान लेते हैं। लेकिन जब तेल महंगा होता है तो 24 मिनट के अंदर अंदर तेल महंगा हो जाता है। पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी तेल महंगा हो जाता है। चलो ये तो आप कह लें कि आप दर पर्दा आप और मैं अगर हम उसकी किट लगा रहे हैं गवर्नमेंट की तो उनको असर तो कोई नहीं, उनके कान पे कौन सी कोई जूं रिंगती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के ऊपर होल्ड किसका है? ईरान का, यूएई का, सऊदी अरब का, कतर का, यमन का, कुवैत का, इराक का, किसका कंट्रोल है भाई? वो इजराइल का कंट्रोल है। इंटरनेशनल मार्केट में आप कहीं भी चले जाएं, जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो किनकी हैं? इजराइल की, अमेरिकन हैं, इजराइलियंस हैं, ब्रिटिश है, ठीक है, या चाइनीज 2-4 कंपनीज हैं, लेकिन वो अगर वो चाइनीज कंपनीज है वो किसके लिए काम कर रही? वो तो अपने मुल्क के लिए काम कर रही होती है। तो बाकी जितना भी पूरी दुनिया के अंदर अगर आप ऑयल को जो तरसील है, आपकी जो ट्रेडिंग हो रही है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। तो अगर अमेरिका पूरी दुनिया का 20% ऑयल आबनाए हुर्मुज़ से गुजरता है। ये तो 20% सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरता है ना भाई मेरे, 80% किधर है? यही तो सवाल है। ठीक है ना। और 20% जो है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो बाकी 80, इसका मतलब क्या हुआ? अब आप मेरी बात को जरा गौर से सुने। आपको मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बात कही कि जनाब अगर दुनिया में तेल सस्ता होता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो पाकिस्तान में तेल सस्ता नहीं हो रहा होता। क्योंकि ऑयल कंपनीज कहती हैं कि भाई हमने आपको पैसे वैसे दिए हुए, टैक्स दिया हुआ, एडवांस टैक्स दिया हुआ है, हमारे खर्चे ज्यादा है, तो लिहाजा अगर तेल की कीमत कम हो रही, ठीक है हम सस्ता परचेज कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो पहला नुकसान है उसको पूरा कर लेने दें, ठीक है। लेकिन जैसे ही तेल की कीमत बढ़ती है तो क्या होता है? विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके मुल्क के अंदर तेल की कीमत बढ़ जाती है। ठीक हो गया। तो यही चीज पूरी दुनिया में, ये सिर्फ 20% है, ठीक है, बाकी 80% जो एनर्जी है या ऑयल है वो कहां पे इस्तेमाल हो रहा है? तो फायदा किसको हो रहा है? आप ये भी देखें उज़ैर, हमें ना अजीब सी चीजों के अंदर हमें घुसा दिया जाता है कि जी ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। भाई देखें, प्लेयर्स कोई और है, आप और मैं प्लेयर नहीं है, ठीक है। हम प्लेयर्स जो हैं वो कहीं और बैठे हुए हैं। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ कोशिश ये करते हैं कि जो नीचे जाके ग्रास रूट लेवल पे कहीं पे आग लगी हुई है, तो हम या तो भागते हुए जाते हैं और जाके पानी फेंकने की कोशिश करते हैं, वापस आ वो देखें, जैसे वो कहते हैं ना कि नमरूद ने जब आग दिखाई थी तो फिर एक छोटा सा परिंदा आया, उसने आग को बुझाने की कोशिश की और अपने मुंह में कुछ पानी लेके आया। चलो उसने 2 कतरे पानी के फेंके, लेकिन उसने अपनी भरपूर कोशिश की ना आग को बुझाने की। तो मेरे भाई पाकिस्तान इस वक्त उस सिचुएशन के अंदर मौजूद है। और ये जो अमेरिका है या ईरान है, मैं तो बड़ा आई एम रियली सॉरी टू से, मुझे जो लग रहा है इनकी मिली भगत है, मिली भगत मुझे नजर आ रही है, मेरा ईरान और अमेरिका की जो सूरत हाल है इस वक्त, ये इनकी मिली भगत मुझे ऐसा नजर आ रहा है। देखिए बेनिफिशियल कौन हो रहा है सबसे ज्यादा? इजराइल, ठीक है। सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंच रहा है? मशरिक वस्ता के ममालिक को। देखिए ईरान तो पहले 47 साल आपका एग्जाइल में रहा है। सर आपका पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह ईरान इस चीज को जवाज बनाता है कि अमेरिकी हवाई अड्डे जी उर्दन में, ओमान में, कतर में, कुवैत में, खलीजी ममालिक जहां मौजूद हैं, तो आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, डेफिनेटली वो तो खलीजी ममालिक को नुकसान पहुंचा रहा है। तो फिर देखिए बड़ा आसान तरीका होता है ना। देखिए अभी आपने जो गुफ्तगू की, आपका उस वक्त ज़हन में कुछ और बात थी, लेकिन जब बात हमने शुरू की है तो पॉइंट्स जब निकलने शुरू हुए तो फिर यकीनी तौर पे आपका भी माइंड चेंज हो गया ना इस बात के ऊपर, कि नहीं हुआ? आपका चेंज हुआ? सर आलमी सतह पर तो यही चीजें हाईलाइट हो रही हैं, ईरान पर जुल्म हो रहा है और ईरान जो है उसकी, तो आपका क्या मतलब है? 24-25 अरब डॉलर इनके खर्च हो गए। इसी पे आ जाओ मेरे भाई, इसी पे आ जाओ। ईरान बड़ा मजलूम मुल्क है, पाबंदियां क्यों लगी थी? मजलूम मुल्क के ऊपर पाबंदियां लगती हैं, शरीफ मुल्क के ऊपर पाबंदियां लगती हैं, आईएसआईएस के ऊपर पाबंदी लगी, बीएलए के ऊपर पाबंदी लगी, इसी तरह की मैं 5-7 और जो दहशतगर्द तंजीमें उनका बता देता हूं, उन पर पाबंदी लगी, ठीक है। टीटीपी के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, बीएलए पे भी पाबंदी आपको पता लगी हुई है। तो इन पे पाबंदी क्यों लगी है? बहुत शरीफ है। देखिए कुछ ना कुछ है तो जिस वजह से पाबंदियां लगी है ना।
अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे भाई आएंगे, वो हमें कहेंगे, नीचे कमेंट्स में भी बात कर रहे होंगे कि नहीं जी पाबंदियां तो बदमाश अमेरिका ने लगाई हैं। तो भाई अगर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई तो पाकिस्तान पे भी तो पाबंदियां लगाई थी कि नहीं लगाई थी? FATF की लिस्ट में था पाकिस्तान। नहीं, वो FATF तो बात की बात है ना। तो उससे पहले जब ये नवाज शरीफ के दौर में जब आपने बम धमाके किए थे, खासतौर पे 1998 में जब आपने एटॉमिक बम किया था, आप पे पाबंदियां नहीं, इक्तिसादी पाबंदियां आप पे लगी थी कि नहीं लगी थी? बिल्कुल लगी थी। तो आपने क्या किया था? यहाँ पे आप सड़कों के ऊपर अपना वो बड़े बड़े ड्रम लेके भागना शुरू हो गए थे और अपना आपने एक मुहिम शुरू की थी नवाज शरीफ साहब ने उस जमाने में कि जनाब अपना कर्ज उतारो मुल्क संवारो मुहिम जो थी। ठीक है, वो पैसे कहाँ गए वो बात की बात है, लेकिन अवाम ने तो उनका साथ दिया ना। पाबंदियां तो हम पे भी लगी हैं, लेकिन क्या हमने दोबारा वो अपनी हरकतें की हैं? हम तो हट गए, ईरान नहीं हटा, 47 साल तक फंसा रहा। अभी आप जिस बात कर रहे हैं कि जी ईरान मजलूम है, हौसी जो है जो सऊदी अरब के साथ मुसलसल इस वक्त वो इट खड़का लेके बैठे हुए हैं, सर उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? सर उनका मामला जहाज से हुआ, सेना एयरपोर्ट पर जो हौसियों का जहाज था, उसकी मैं रीजन बता देता हूँ। एक मिनट ठहरो, बड़ा अच्छा पॉइंट दे दिया आपने, मैं इस पे बताता हूँ आपके ऑडियंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये अपना आयतुल्लाह खामनेई का जब जनाजा हो रहा था, आपको पता है हौसी जो है यमन के अंदर जो है वो पूरी उनकी ब्रिगेड है, यानी कि पूरी स्टेट ईरान की प्रॉक्सी, ईरान की नहीं प्रॉक्सी कहते नहीं है ही प्रॉक्सी उसकी, हिजबुल्लाह उसकी प्रॉक्सी है, हमास उसकी प्रॉक्सी है, यूएई के अंदर वो बैठे हुए थे उनकी प्रॉक्सी है, इवन बलूचिस्तान के अंदर उनकी प्रॉक्सी काम कर रही थी। ठीक है, BLA के साथ मिलके। अभी जो आपने बात की है हौसियों की बात की है, तो जब ये आपके आयतुल्लाह खामनेई का जब जनाजा था, आपको पता है कि एक बड़ा जमे गफीर था और बहुत ज्यादा सोगवारान जो थे उन्हें पूरी दुनिया से वहां दाखिल हुए। तो हौसी लीडरशिप को लेने के लिए ईरान का त्यारा गया है। हौसी लीडरशिप को ईरान का त्यारा लेने गया है वहां पे। किस लिए लेने गया है? कि जनाब ये आए और आगे आयतुल्लाह के जनाजे में शिरकत फरमाए। पूरी दुनिया कह रही है कि जनाब ये टेररिस्ट हैं और ईरान अपना त्यारा भेज रहे, उनको अपने पास मुल्क में बुलवा रहा है। ठीक हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, प्रॉब्लम कब शुरू हुआ? जब वो त्यारा लेके वापस वो उन लोगों को जनाजे के लिए लेके आया। ठीक है, उनका राइट है भाई, बनता है। दुनिया में किसी भी शख्स की अगर कोई डेथ होती है तो उसके कॉन्डोलेंस के लिए लोग जाते हैं, और ये तो वैसे भी एक बहुत बड़ा एक नाम बन गया ना। बन नहीं गया, एक नाम था। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और अगर ये तो चले एक एक्सीडेंट में या एक वार में अगर उनकी डेथ हुई है, अगर उनकी नेचुरल डेथ भी होती तो इतना ही रश होना था। हाँ, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि अब कुछ सेंटीमेंट्स जो लोगों के थे वो गुस्सा उसमें ज्यादा बढ़ चुका था। अदरवाइज ऐसी चले, खैर बाद में बात करते हैं, ये नहीं कि अब ये कोई उस टॉपिक का हिस्सा नहीं। लेकिन हौसी ईरान के स्पेशल त्यारे पे जनाजे में शिरकत के लिए ईरान तशरीफ लेके आते हैं, जनाजा पढ़ते हैं, और वही ईरान की एयरलाइन का वही त्यारा उनको वापस छोड़ने यमन जाता है। तो यमन कहता है भाई हम तो इसको नहीं आने देंगे, भाई ये तो हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा हुआ आप इनको उठा के ले गए, तो हम इनको अपने पास अपने मुल्क में क्यों दोबारा घुसने दें? ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? अब वो जहाज ने इमरजेंसी लैंडिंग की, कहां पे जाके? कतर में जाके इमरजेंसी लैंडिंग कर ली। अब ये पॉइंट आप जरा गौर करो उज़ैर, देखो मेरे भाई, आपके पसंदीदा लोग एक मुल्क में लैंड नहीं कर पा रहे, उनका जहाज इमरजेंसी लैंडिंग करता है कतर के अंदर। मतलब ये कि आपके दोस्तों को कतर ने सहूलत दी, आपके दोस्तों को कतर ने उनकी जान बचाई। अगर कोई और बाकी जितने ममालिक है वो कहीं पे किसी ने रोका उनको कहा कि हमारे यहाँ पर उतरो? नहीं उतरा ना, सिर्फ कतर ने उनको दिया ना कि हमारे पास आ जाओ। अगर खुदा ना खासा तेल खत्म हो जाता, जहाज नीचे गिर जाता, तो सारे मर जाना था। उसका सिला क्या दिया जी ईरान ने उनको? उनका 2 जहाज, ये जहाज तो सिर्फ 2 है ना। तो जिस दिन अमीर कतर का जनाजा हो रहा था, आपको पता अमीर कतर जो है वो डेथ उनकी हो चुकी थी, और उनका ऑफिशियल जो था वो उनकी जनाजा वहां पे हो रहा था। जैसे यहाँ पे आयतुल्लाह खामनेई का जनाजा था, तो उधर भी जनाजा था। उस पूरे जनाजे के दौरान में आप मुझे बताएं कि 40 रोजा जो तकारीब चल रही थी आयतुल्लाह खामनेई की, या अभी तक जो इनके जनाजे की जो तकरीबन 10 रोजा इनकी तकरीब थी, तकरीबी हम उसको कहेंगे, क्योंकि वो जिस तरह होता सेरेमनी एक चल रही थी उनकी, वो नजफ लेके गए, फिर हर जगह पे इराक में भी सारा कुछ जगह लेके फिरते रहे उनको। तो मुझे बताएं कि क्या किसी मुल्क ने, खासतौर पर इजराइल ने या अमेरिका ने उन पर अटैक किया? बल्कि सदर ट्रंप ने इस पर बयान छोड़ दो इस बात को यार, ट्रंप को तो किसी बात पे यकीन नहीं। मुझे इतना बताओ, क्या उस पूरे सिनेरियो के दरमियान में किसी मुल्क ने उस पर अटैक किया? नहीं किया। इन्होंने क्यों किया भाई? तब जंगबंदी हो रही थी ना, उनके मुज़ाकरात हो रहे थे। तो मुज़ाकरात तो कल भी थे 60 रोजा रोड में भाई, मुज़ाकरात तो कल भी थे। 60 रोजा जो आपके पास था वो तो कल भी मौजूद था।
ठीक है, और वो अभी भी चल रहा है। 60 रोज का जो 60 दिन का जो आपका दरमियान में सीज फायर है, या आपके दरमियान में जो एक पॉज आया हुआ है दो जंगों के, एक जंग के दरमियान में, वो तो अभी भी इन्फोर्सेबल है, या बल्कि इन्फोर्स्ड है पेपर्स के ऊपर। ठीक है, तो ईरान ने क्या कर दिया, सबसे पहले मलेशिया के जहाज पे अटैक कर दिया, फिर उसके बाद सऊदी अरब के जहाज पे अटैक कर दिया, फिर फलाने जहाज पे कर दिया, फिर बरतानिया के, फ्रांस के जहाजों पे अटैक कर दिया, और उसके बाद क्या किया, जब अमेरिका ने उनके ऊपर, ईरान के अंदर जब उनकी इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक किया कि भाई तुम तो हट ही नहीं रहे यार, तुम्हारा एक हमने ये जंगबंदी की हुई है, बस कर दो यार, वो नहीं मान रहे, और सारा काम, सारा कसूर पासदार ने इनकलाब का है। यार वो कौन होते हैं पासदार इनकलाब, दोबारा पत्थर के दौर में ईरान को लेके जाने वाले? बरतानवी हुकूमत ने उनको कलादम भी करार दे दिया यार। अब देखो फिर तो होता ना, ये तो फिर निकलता है ना, फिर आपको रिबर्टल तो आएगा ना आपको। अब मैं कह रहा हूं कि जनाब वहां अमीर कतर का जनाजा चल रहा है, और आप उस मुल्क के अंदर मिसाइल मारना शुरू कर दो, और ये कहो नहीं जी नहीं, मैंने तो अमेरिकन इंस्टॉलेशन पे अटैक किया था। यार कुछ तो, मेरा ख्याल है यार उज़ैर, आपको भी मेरी बात समझ आ रही है कि एक तरफ जनाजा है और अमीर कतर का जनाजा है, और दूसरी तरफ मिसाइल दागे जाते हैं, और बयान ही किया जाता है कि मैंने अमेरिकन इंस्टॉलेशन पे अटैक कर दिया। भाई यार आप खुद बताओ यार, आपको कोई तुक बनती है इस चीज की? देखिए आप मुझे छोटी सी बात बताएं भाई, आपके हम लोग जिस माशरे के अंदर हम लोग रहते हैं, और खासतौर मुसलमान, अगर मैं माशरे की, चले मैं मानता हूँ पाकिस्तान के अंदर उतना स्ट्रिक्टली हम लोग प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं जितने ईरान में, सऊदी अरब में, या इन ममालिक में लोग हैं। ठीक है, क्या इवन हमारे भी इलाकों के अंदर अगर आपकी गली में कोई फोतगी हो जाए, या उस बंदे के साथ आपकी बड़ी सख्त दुश्मनी है, और आप एक दूसरे को देखते हो तो आप अपना बस मैं इसको मार दूंगा, खून पी जाऊंगा, अगर खुदा ना खास्ता उस घर में भी अगर कोई फोतगी हो जाए, तो क्या कभी आप कोई हरकत करते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बड़ा वीक पॉइंट होता है उस वक्त। बिल्कुल, वो लोग हालत गम में होते हैं, लोग शादियां कैंसिल कर देते हैं, लोग शादियां कैंसिल कर देते हैं, प्रोग्राम कैंसिल कर देते क्यों करते हैं? और देखो ना, ये तो चलो एक माशरे की बात है, चलो हम इस्लामिक माशरे की बात करते हैं। एक जानब आप पूरी दुनिया के अंदर आपने वलायत फ़कीह फैलाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, अपना निज़ाम है जो आपका निज़ाम है, ठीक है, मसले की निज़ाम है। मैं माजरत के साथ, मैं जो हमारे अहले तशरीह भाई हैं उनके साथ माजरत के साथ, लेकिन जो हकीकत है वो सबके सामने है। ठीक है, हमें देखे ना, मैं किसी और को क्या, मैं अपनी बात करता हूँ, हमने खुद जो है ना ईरान को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आइंदा भी करूंगा। लेकिन ये तो नहीं ना कि उसकी गलतियां जो हैं वो भी आंखें बंद करके मैं मक्खी तो नहीं खा सकता ना। जो गलती है बताना चाहिए हमें, उसको बताना चाहिए भाई ये आपकी गलती है। तो अब आपको मेरा ख्याल है कुछ चीजों की समझ आ गई, अंदर की जो चीजें हैं वो अब आपको आपके सामने आनी शुरू हो गई। बिल्कुल सर, आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, जिस तरह आपने पूरी डिटेल्स में बातें बताई। लेकिन सर दूसरी जानब ये भी कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका कहते हैं कि सुपर पावर है, माना जाता है, पूरी मान लेते हैं सुपर पावर है, तो क्या एक छोटा सा मुल्क ईरान, उसने अमेरिका को टक्कर दी है? अब इस तरह की बातें चल रही हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान को कमजोर करे, और अपना जो उसका लेवल था, जो उसका एक ऑरा था इस पूरी दुनिया के अंदर, वो दोबारा से बरकरार। देखिए मैं ना मैं इस बात को नहीं मानता, मैं नहीं मानता माजरत के साथ। देखिए अमेरिका का एक ऑरा था, वो है मिलिटरीली पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो जंग हुई है, मैं इसी पे आ रहा हूँ। मिलिटरीली पॉइंट ऑफ व्यू से आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि अमेरिका जो किसी से नीचा हुआ। वो सबसे दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री किसके पास है, सबसे बड़े इक्विपमेंट दुनिया में, सबसे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट किसके पास है? असलहा, इक्विपमेंट देखिए ना, जो भी आप वार है, आपका वेपन्स हैं, आपकी टेक्नोलॉजी है, आपकी ये सारी चीजें वो किसके पास है? अमेरिका के पास है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने कौन सी जंग आज तक जीती है? अमेरिका तो आता ही मोस्टली जंग के बाद ही। हाँ मुझे बताया ना, आप वियतनाम से शुरू हो जाए, ज्यादा पीछे नहीं है, वियतनाम से शुरू हो जाए, कौन वियतनाम में जीत गया? जंग के करीब बिल्कुल एंड पे पहुंच के वो ना पीछे हो जाता है। उसकी रीजन क्या है? वो बैठा हुआ है ईरान से या मशरिक वुस्ता से कोई 15,000 मील दूर, 15,000 किलोमीटर लगा, 10,000 किलोमीटर लगा लो, ठीक है। और भाई मेरे वहां से फौज को उठा के लेके आना, एक ब्रिगेड को लेके आए तो लग पता जाता है, ठीक है। आप ये देखें कि आपने यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर आपने एक लेके आ गए, अपनी आर्मी लेके आ गए, क्या किया आपने? वो नंगरहार आपका जो था जो प्लांट है, वो क्या नाम है उसका, हवाई अड्डा जो था आपका, उससे बाहर तो वो निकल नहीं सके, ठीक है। वहां पे आप लोग क्या किया? देखिए ये तो हमने देखा है ना, हमने उनके डॉक्यूमेंट्रीज, हमने वीडियोस देखी हैं, मूवीज देखी हैं, हमने डॉक्यूमेंट्रीज प्रॉपर देखी हैं, वियतनाम जंग की हमने देखी हुई है, ठीक है।
हमने फॉक्सलैंड के ऊपर जो इसकी जो लड़ाई थी अपना बरतानिया की, हमने उस पर भी चीज़ें देखी हुई हैं। हमने फिर इसके बाद ये अफगानिस्तान, ये तो हमारे हमसाये में हो रहा था, हमें तो पता है इसके यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। इराक के अंदर क्या हुआ ये भी हमने देखा। हाल तो मैं बहुत छोटा सा था, लेकिन चीज़ें तो है, अब तो आर्काइव के अंदर मुझे अवेलेबल है ना, मैंने तो मिल जाती हैं। लेकिन उस वक्त मैं सुनता था छोटी छोटी चीज़ें, मैं छोटा सा था तो स्कूल गोइंग था मैं, तो उस वक्त हमें वो चीज़ों का पता था कि लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और रात को खबरों में आता था। हम बड़े, मैं और मेरा छोटा भाई बड़े खुश होकर वो एक सेगमेंट देखते थे इंटरनेशनल न्यूज़ का। क्यों होता था? उसके अंदर अफगानिस्तान और इराक के बारे में खबरें होती थी, उसमें जंगे दिखाते होते थे, फाइल वीडियोस होती थी, तो वो मुसलसल एक बंदा खड़ा फायरिंग कर रहा है, कहीं से तोप का गोला निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, तो मैं और मेरा छोटा भी बड़ा खुश होते थे। हम कहते थे यार हम भी फौजी बनेंगे, हम भी ये काम करेंगे। चलो खैर वो नहीं बन तो सके, फौजी नहीं बने, और वो नहीं बन सका, कुछ मुकद्दर की बात है। खैर एनीवेज, तो ये चीज़ें अब आपको अंदाजा हो गया भाई। अमेरिका अपनी जगह पे मौजूद है, ठीक है, ट्रिलियंस की उसकी इकोनॉमी है, ट्रिलियंस की उसकी इकोनॉमी है, ठीक है, कितना का यार वो खर्चा उसके ऊपर पड़ जाएगा। दूसरी बात यह है, अभी तक जितना भी मशरिक वस्ता में ईरान के ऊपर जो मसले मसाइल हुए हैं, जो इतना बम बारूद चलाया है, तो आपका क्या मतलब इसके पैसे जो है वो उसको पड़ेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो पैसे वो मशरिक वस्ता के ममालिक देंगे भाई उसको, सऊदी अरब उसको पैसे देगा, कतर उसको पैसे देगा, कुवैत उसको पैसे देगा, यूएई उसको पैसे देगा। अभी क्या यूएई ने जो है वो इजराइल से पूरा अपना इक्विपमेंट नहीं परचेज कर लिया, ठीक है, एयर डिफेंस का, ठीक है, क्या यूएई ने जो है अमेरिका के साथ डील नहीं कर लिया असले की, ठीक है, सऊदी अरब की असले की डील उनके साथ ऑलरेडी है, ठीक है। इवन अब क्यों जो हुआ है, तो उसने कहा कि जनाब मुझे तो इसका तावान चाहिए, मैंने इतना बारूद चलाया है। वो हम हमारे गांव में जब वो होता है ना, जब शादी ब्याह होती है तो हम फायर करते हैं खुशी में, ठीक है, तो वो जो लोग आते हैं वो अपना खुशी में को पैसे देते हैं, जैसे उसको सलामी बोलते हैं, तो क्या करते हैं, तो दूल्हा को अगर फर्ज करो हमने 1000 रुपया दिया ना, तो हम 200 रुपया या 300 रुपया और एक्स्ट्रा देते हैं, उसे कहते हैं कि यार कारतूस मेरी तरफ से चला लेना। हम कारतूस के पैसे दे रहे होते हैं अपने गाँव में ना हम लोग। तो इधर भी यही हुआ, वो जो जितना कारतूस चले हैं ना, वो पैसा कौन दे रहा है? वो यूएई दे रहा है, वो सऊदी अरब दे रहा है, वो कतर दे रहा है, वो ईरान, वो ये ईरान उसकी भरपाई करवाएगा, और यकीन करें ईरान उसकी भरपाई करेगा, ईरान उसकी भरपाई करेगा। सर यहीं से शुरू करेंगे प्रोग्राम में। एक वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम इनसाइडर मैन। हसाम दुरानी साहब ये बताइएगा, इस्लामाबाद टॉक्स, इस्लामाबाद अकॉर्ड, यार ये तो ना मजाक बना के रख दिया यार। कतर का बयान देखा आपने? सर उन्होंने क्या कहा? देखो मैं अगर आप देखो ना, अभी ऑफ कैमरा ब्रेक पे जा रहे मैं सालसी नहीं करवा रहा। मैं देखो मुझे तकलीफ है ना, मुझे देखो ना, पाकिस्तान ने इतनी मेहनत की, पाकिस्तान इतना कुछ किया, और देखो एक मुल्क है जो 47 साल हो गए हैं जिसको, नाजरीन आप भी जरा इस बात पे गौर कीजिएगा, और कि 47 साल एक मुल्क एग्जाइल में रहा है, उसके पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि वो कहीं पे बैठ के बात कर सकता, ठीक है। पाकिस्तान ने उसको एक ये टेबल जिस पे हम बैठे हुए समझो, उसको टेबल फराहम किया, उसको एक मौका दिया कि यार आप एक ऐसे मुल्क हो जो 47 साल हो गए हैं, वो तबाह हुए पड़े हो, बर्बाद हुए पड़े हो, तुम्हारी इकॉनमी खत्म, तुम्हारी सारी इकॉनमी ब्लैक इकॉनमी पे चल रही है, ठीक है। और भाई मेरे कभी तो यार सही तरीके से कमा लो, कहीं तो आसार उठा के बात कर लो। कब तक हम जो है ना उम्मत मुसलमान और क्या कहते हैं उसको, गैरत अपना कौमियत को लेके फिरेंगे भाई? और गैरत कौमी से और उम्मत मुसलमान से पेट नहीं भरता। गैरत कौमी से भाई मेरे आपके पेट में जो तकलीफ है, भूख से जो बच्चे बिलकते हैं, बीमारी से जिनको दवाई नहीं मिलती वो मरते हैं, वो ठीक नहीं होते। उसके लिए आपको पेट में खाना चाहिए, आपको बीमार को दवाई चाहिए। हमारा मसला क्या है, हम लोग किस चीज को लेके बैठे हुए हैं? जी गैरत इस्लामी। भाई मैंने तो यहां तक पढ़ा है, ठीक है, कि अगर आप जिंदा रहोगे तो ईमान कायम रहेगा, ईमान कायम रहेगा। अगर आप मर जाते हो तो जिसको आपकी लाश मिलेगी, अगर वो गैर मुस्लिम होगा तो वो तो अपने तरीके से आपका वो कर देगा ना आखिरी रसूमात। हिंदू को मिलेगा तो जला देगा, ठीक है, पारसी को मिलेगा वो अपने हिसाब से कर देगा, किसी बुद्धिस्ट को मिलेगा वो अपने हिसाब से कर देगा, ठीक है। तो वो क्या, अब अगर वो किसी क्रिश्चियन को मिलेगा वो अपने हिसाब से कर देगा। तो भाई आपका ईमान किधर गया? ताकतवर मोमन तो अल्लाह को भी पसंद है। ताकत आज के दौर में क्या है? कारोबार, पैसा। आपकी जेब जितनी मजबूत होगी। अब हम बात कर रहे थे ना ब्रेक पे जाने से पहले, आपने कहा जी अमेरिका का वो दबदबा रहेगा, तो मैंने कहा बिल्कुल रहेगा। क्यों रहेगा भाई? 1 ट्रिलियन की तो उसकी इकोनॉमी है। आपकी इकोनॉमी क्या है भाई, मुझे इतना बता दो आप, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि देखो पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा मौका फराहम किया, पूरी दुनिया ने मिलकर उसको बड़ा अच्छा मौका फराहम किया कि भाई तू आ इधर बैठ गुफ्तगू कर, तेरे पर जो पाबंदियां लगी हुई हैं वो खत्म करवा,
जब तेरे वो पाबंदियां खत्म होंगी तो ऑटोमेटिकली तू ग्रो करेगा। तू इस वक्त ब्लैक मार्केट के अंदर तेल बेच रहा है, पैसा तू डायरेक्टली ले नहीं सकता, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू तू अपने ब्लैक मार्केट के अंदर जाकर तुझे पैसे आ बस रहे हैं। उनका मौकफ यह है कि हम सरवाइव तो कर रहे हैं। तो सरवाइव कर रहे हैं तो फिर गैरत किधर गई भाई? मुझे इतना बता दो, आपकी आधी से ज्यादा आबादी तो अमेरिका में बैठी हुई है, आपकी आधी से ज्यादा आबादी जो है वो अपना अमेरिका अपने इंग्लैंड में बैठी हुई है, वहां बैठ के गालियां दे रहे हैं। ठीक है, आपके जो बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लिबरल्स थे आपके, वो इंडिया में बैठे हुए हैं, वहां बैठ के गालियां दे रहे हैं आपको। आपने कभी इस बात पे सोचा है? अगर अब आप मेरा मोबाइल आपको पता है हम इसी फील्ड के लोग हैं, ठीक है, आप चेक कर लें कितने ईरानी है जो कि इंडिया में बैठे हैं, उनके पास इंडियन टेलीफोन नंबर्स हैं, वो वहां से मेरे से उनके साथ राब्ता होता है। ठीक है, बहुत सारी इनकी इंडियन मॉडल्स जो थे, सिंगर्स वगैरह जो थी अपना ईरान की, वो जब यहाँ से भागे हैं वो तो इंडिया में जाके अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं उनका नाम लेना शुरू कर दूंगा तो मशहूरी हो जाएगी ना यहाँ पे। हाँ, इतना बता दूं, बिग बॉस के अंदर इनकी कम से कम 3 से 4 खवातीन आई है। ठीक है जी, फिर इसके अलावा इनकी फिल्मों के अंदर वो खवातीन काम कर रही हैं, मॉडलिंग कर रही हैं वो। अब बाद में मेरा उनसे ना उनका नंबर ना मांग लेना मुझसे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं भाई मेरे, ऐसा नहीं चलता। दूसरी बात ये है, आपके पास, ईरान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी अपने आप को एक सुलह पसंद, एक अमन पसंद, एक सफारत पसंद बंदा एक मुल्क के तौर पे सामने लेके आते। भाई आपकी तो अंदर की लड़ाई नहीं खत्म हो रही, कालीबाफ कुछ और कहता है, इराकची कुछ और कहता है। ठीक है, तालिबान वो आपकी जो है अपना फौज, दूसरी जो है आपकी आर्मी जो है, जिसको आपने रखा हुआ है सिर्फ बॉर्डर के ऊपर एक साइड पे कोने के अंदर, ठीक है, नेशनल आर्मी, नेशनल जो एक्चुअल उनकी आर्मी है, वो जनाब कुछ और कहती है, उसका कमांडर कुछ और कह रहा है, और आपके जो पासदारान है उसका कमांडर कुछ और कह रहा है। ठीक है, आपकी एक्चुअल आर्मी कितनी है वहां पे ईरान के अंदर? एक्चुअल आर्मी कितनी है? 6 से 7 लाख। ठीक है, पासदारान कितने हैं आपके? पासदारान की आर्मी कितनी है पता है आपको? इससे डबल होनी है, ट्रिपल होनी है, 4 गुना है। और उनका काम क्या है? इनकलाब की हिफाजत करना भाई। ये तो वही होगा जैसे हमारे यहाँ पे एक सूफी साहब होते थे सवात के अंदर, में मौलवी साहब होते थे, घोड़े पे बैठ के आते थे, हाथ में तलवार होती थी, और वो वहां पे कहा जी मैंने तो यहाँ पे इस्लाम शरीयत नाफिज कर दी है। आपको भी याद होगा, जिसको वो तालिबान के साथ आए थे। बिल्कुल, मुझे नाम याद आ रहा है। सूफी साहब, छोड़ दो यार, पूरा नाम क्या लेना यार, आप छोड़ दो, कुछ बातें होती छोड़ दिया करो। तो हम 47 साल में हम अभी तक इनकलाब को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसकी हिफाजत कर रहे हैं, इनकलाब मर ना जाए। 47 साल हो गए हमें। ठीक है, हमने मुल्क तबाह करवा लिया, हमने कौम तबाह करवा ली, सिर्फ इस वजह से कि नहीं जी नहीं हम तो ये हैं। भाई कौन सा दुनिया का ऐसे अक्लमंद लोग हो भाई जो आप ये काम कर रहे हो? फिर अपनी हरकतों, इन्हीं हरकतों से आपने अपने वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने हाथों से मिस करवा दी। अगर आप इसको चलाते, एक हाथ में डंडा रखते, एक हाथ में सफारतकारी करते, तो क्या होना था? आपका तमाम तर और दूसरी मजे की बात यह है कि जब ये अकॉर्ड हुआ, इस्लामाबाद अकॉर्ड हुआ है, पूरे अमेरिका के अंदर इतनी, मैं कहता हूं उसको गालम गलोच हुई है ट्रंप के ऊपर, इतनी गालम गलोच हुई है कि भाई 99.99% सारे के सारे जो शिके हैं वो तो ईरान के हक में। तू वहां पे क्या करके आ गया? ठीक है, इवन उसके ऊपर जितने वहां पे ज़बानी हमले हुए, फिजिकल तो नहीं हुए, लॉजिकल हमले हुए, ज़बानी हुए, उसकी लाभ आगे उन्होंने हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने कहा यार हम तो कहते थे बाराक ओबामा जो था घुटने टेक के आ गया उनके साथ माहिदा करके, ओ भाई तू तो उससे भी 1000 गुना ज्यादा घुटने टेक के आ गया। और मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका से हट के इजराइल से भी चीखें निकल रही थी कि ये भाई ये सारा कुछ ईरान के हक में जा रहा है। तो बात यह है कि जो मीडिएटर था, कतर इसके अंदर शामिल था, सऊदी अरब इसके अंदर शामिल था, चाइना इसके अंदर शामिल था, अपना रूस इसके अंदर शामिल था, पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा था। तो बेसिकली ईरान ने सिर्फ पाकिस्तान को जलील नहीं किया, उसने उन तमाम प्लेयर्स को जलील किया। अब भुगते, मैं तो कहता हूं भुगते। सर मुझे ये बताइएगा, जो मौजूदा सूरत हाल है, आपने बहुत सी बातें की, इससे पीछे जो हुआ, अभी क्या लगता है आपको कि ये सारा जो मामला है खत्म होने की तरफ जाएगा या ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा? मेरा ख्याल है यार भाईजान ये इस तरह चलता रहेगा। ये जब तक जो है ना एक दूसरे को लितर पोला करते रहेंगे ना, बस ये उनको हो लेने दो यार, हो लेने दो, कितना हो जाएगा।
ठीक है, आपको पता है कि वो पाकिस्तान के अंदर पहले एक लतीफा बना होता था कि यार वो बंदा बताता था यार अफगानिस्तान में बम धमाका हो गया, अच्छा यार पाकिस्तान में डबल सवारी पे पाबंदी लग जाएगी। ठीक है, और यार फलां जगह पे ये मसला हो गया, वो पंजाब में डबल सवारी पे पाबंदी लग जाएगी। और यार वो पंजाब के बिल्कुल नीचे जनूबी इलाके में जाके कोई मसला हो गया, वो केपीके में डबल सवारी पे पाबंदी लग जाएगी। तो भाई हमारा तो यही हाल है, हमारा तो यही हाल है, हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अब हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं। हाँ सर मुझे ये बताइएगा, JUF के रहनुमा JUIF जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम के फजलुर रहमान साहब, फजलुर रहमान साहब जी, इस पूरा करें ना। उन्होंने आर्मी चीफ को डायरेक्ट मुखातिब किया। हाँ। कि अब मैं मुखातिब करता हूँ आर्मी चीफ को। हाँ। और उन्होंने बातें क्या की कि हर महकमा अपने दायरे इख्तियार में काम करता है। और यार छोड़ दो, मैं उसको छोड़ दो, अब सारी उस डिटेल। सर आखिरी बात ना बड़ी, हाँ। उन्होंने जो शोहदा हैं, जो शोहदा के वारिसीन हैं, जो उनके लवाहिकीन हैं, उनके साथ लोग ये कहते हैं बड़ी ज्यादती कर दी है कि ये पैसे मिलते हैं इनको शहादत के लिए। और रुक जा यार, रुक जा, सब्र कर, मुझे पता है तू जज्बाती हो गया, कोई मसला नहीं बेटा, होते हैं, मैं भी जज्बाती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हाफिज हमदुल्ला से ये सवाल पूछा कि हमदुल्ला साहब आपने अपने जिगर का टुकड़ा, आपने लख्ते जिगर फौज में भर्ती करवाया हुआ है, कल को अगर वो शहीद होता है तो तनख्वाह तो आपको पूरी मिल रही है ना, क्या किसी ने, आपने ये सवाल पूछा उनसे? या उनके दाएं बाएं जितने लोग बैठे हुए थे वो वाह 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 हक सच क्या कहने, होता है ना ऐसे, जब वो एक बड़ा मुकर्रर शोला बयां मुकर्रर बात कर रहा होता है तो पीछे आप मेरे आपके जैसे मेरे जैसे हम नवा बैठे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, हक के सच्चे कह रहे होते हैं ना, वाह वाह क्या वाह 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 क्या कहने। क्या उन्होंने ये बात पूछी वहां पे? हाफिज हमदुल्ला के बारे में पूछा उन्होंने? बताए जरा, आपको याद है हाफिज हमदुल्ला वही शख्सियत है जो कि एक जमाने में, अब पिछली जो गवर्नमेंट थी ना, उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो गया था, ठीक है, और टीवी प्रोग्राम के अंदर रो रहे थे, ज़ारो कतार धाड़े मार मार कर रो रहे थे, यार मैं तो पाकिस्तानी हूं यार, आपने मेरा ब्लॉक कर दिया, मैं कौन सा अफगानी हूं, मेरा बाप फलां सरकारी मुलाजम था, मेरा दादा फलां सरकारी मुलाजम था, हम तो इसी इलाके में पैदा हुए, और साथ में बड़े फख्र से कहते थे मेरा बेटा फौज में है। सर लोग तो ये भी कहते हैं, ये एक मिनट ठहरो, रुको, यही बैठा दे, पहले मैं इनकी बात पूरी कर दूं। एक आदमी ये बता रहा है कि मेरा बाप सरकारी मुलाजम, मेरा दादा सरकारी मुलाजम, मैंने सारी जिंदगी यहाँ पे सियासत की, ये किया, मेरा बेटा फौज में है, और वो मौलाना के इस बयान के ऊपर कह रहा है हक है, सच है। तकलीफ होती है कि नहीं होती? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है भाई, आपको आपका शेयर नहीं मिल रहा, ठीक है। सूफी साहब, इनके जो बुजुर्ग थे, सर लोग तो ये भी कहते हैं ना कि ये वो वाले पाकिस्तानी है, जब पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी तो इन लोगों ने पाकिस्तान, नहीं ये वो वाले नहीं है, वो बाचा खान वाले हैं, वो बाचा खान, असल में बाचा खान का अपने एक था थिंकिंग थी, उनकी अपनी एक साइकी थी, वो चाह रहे थे कि ये पाकिस्तान और भारत अलग ना हो, ठीक है, वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान का वो नेशनलिस्ट थे, ठीक है, और नेशनलिस्ट लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है, जैसे सिंध के अंदर भी है नेशनलिस्ट हैं बहुत ज्यादा, कश्मीर के अंदर भी नेशनलिस्ट हैं, इवन पंजाब के अंदर बहुत सारे नेशनलिस्ट हैं, बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट आपके सामने नजर आ रहे हैं। और लेकिन ये बात कहना है कि वो पाकिस्तान बनाने के हक में नहीं थे, नहीं ठीक है, मैं मानता हूं हम उस पर इतराज कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए कि भाई आपके बुजुर्गों ने, लेकिन उसके बाद उनके बाद जो उनकी नस्लें जो आई हैं उन्होंने चीजों को सीधा किया, उन्होंने ये साबित ही नहीं होने दिया, या इस तरह का इजहार ही नहीं होने दिया, या ना किया ना होने दिया, ना किसी को करने दिया कि पाकिस्तान बनाना जो था वो गलत रवायत थी या गलत फैसला था, ऐसी बात नहीं है। दूसरी, लेकिन प्रॉब्लम आज लोगों की ये बात भी क्लियर हो जाएगी, बहुत से सवाल होते हैं इस तरह के। हाँ, नहीं होनी चाहिए ना, मसला ये है ना, हम लोग हैं सोशल मीडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ द सोशल मीडिया के हम लोग सारे के सारे जो है ना, हम फिलोसफर नहीं, हमने PhD की हुई है वहाँ, पोस्ट ग्रेजुएट हम सारे वहीं से, और हमने पोस्ट डॉक्टरेट भी वहीं से कर रहे हैं। हम लोग बुक्स को पढ़ते नहीं, हम तारीख को नहीं पढ़ते, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो मौलाना मदूदी के बारे में अगर आपको भी पता हो तो पाकिस्तान ना बनने के लिए जो था, जो उस जमाने की जो थिंकिंग थी, उसके अंदर मौलाना मदूदी साहब भी शामिल, उनका नाम भी आता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अब हम मौलाना मदूदी को फतवा लगाना शुरू कर दे। उसके बाद उनकी जो जमात थी या उनके जो उनके पैरोकार थे या उनको मानने वाले थे, और ठीक है वो सियासत कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं ना, सियासत कर रहे हैं भाई। अगर वो इसके एंटी होते तो मलेशिया बना के पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ ना लड़ना शुरू कर देते। अगर ANP वाले एंटी होते तो अपनी मलेशिया बना के पाकिस्तान के खिलाफ ना लड़ना शुरू कर देते।
ये बात नहीं है। देखिए थिंकिंग होना, इख्तलाफ होना एक अलग बात होती है, लेकिन किसी को उसकी फंडामेंटल्स के खिलाफ हो जाना वो एक अलग बात होती है। जो चीज मुझे समझ आई है मौलाना की, आप ये देखें ना कि जब ये पीडीएम का दौरा चल रहा था, मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून की जानब से और पीपल्स पार्टी की जानब से मौलाना फजलुर रहमान साहब को आगे किया हुआ था। साल नहीं, वो बेसिकली पीडीएम के हेड थे ना, सदर थे, ठीक है ना। और उसमें मरीम नवाज शरीफ साहबा को, जो कि आजकल सीएम है पंजाब की, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बाकायदा तौर पर बतौर स्टूडेंट उनके पास छोड़ा गया था। स्टूडेंट जी, सियासत सीखने के लिए। और इस बात का बरमला इजहार मौलाना ने खुद किया कि मैं इनका उस्ताद हूं और मैं इनको सियासत सिखा रहा हूं। तो ये जो सारी सियासत हमें नजर आ रही है पंजाब के अंदर, ये मौलाना की सिखाई गई है बकौल उनके कि उन्होंने सिखाया। देखिए ये लाजमी तो नहीं होता है वो कि तालिब इल्म जो है वो सिर्फ उस्ताद के सिखाए पे चले। तालिब इल्म खुद भी अपनी कुछ चीजें अपने अंदर से भी इनोवेट करता है, एडिशन करता है। जो अच्छा ब्रिलियंट तालिब इल्म होता है तो वो ऐसे करता है। जैसे वो शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि जब वो सीएम पंजाब थे तो टर्की से उन्होंने कुछ चीजें वगैरह देखी, सीखी उन्होंने। और जब उन्होंने ये जो ट्रेन जो थी, ऑरेंज ट्रेन जो था, सॉरी ये जो बस सिस्टम जो उन्होंने शुरू किया था पाकिस्तान, जिसको कि जंगला बस सिस्टम कहा जाता है हमारे एक सियासी जमात की जानब से, तो जब उन्होंने उसका इफ्तिताह करवाया था तो टर्की के जो आए थे तो उनको कहा था कि आई एम योर स्टूडेंट। तो उन्होंने कहा था बट यू आर ब्रिलियंट। तो उन्होंने कहा था नो डाउट दीज आर माई एफर्ट्स। ठीक, मैं आपका स्टूडेंट जरूर हूं लेकिन ये मेरी एफर्ट। अब समझ आ गई आपको बात। तो अगर मरीम नवाज को आप ये कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने सिखाया तो उसमें उसकी अपनी भी कुछ एफर्ट्स शामिल है। बिलावल भुट्टो को अगर मान लेते। अब प्रॉब्लम ये है कि उस दौर के अंदर बात ये हुई थी कि जो नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी इलेक्शन के बाद, जनरल इलेक्शन के बाद, उसमें सदर पाकिस्तान कौन होगा? मौलाना फजलुर रहमान। और प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? बिलावल भुट्टो जरदारी। ठीक है। अब हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं ना जो हमें खबरें पहुंचा रहे होते हैं, कोई इधर से फोन भी आ जाता है या कहीं पे, यार रात को बैठते हैं कॉफी पीते हैं, यार खाना खाते हैं, वो खाने में उस दौरान में वो हमें कोई ना कोई खबर आ जाती है, मिल जाती है। कोई कहीं बैठा होता है, कोई कहीं बैठा होता है, रात को इकट्ठे होते हैं, गपशप मारते हैं, बात होती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पहुंच जाती है। हाँ पहुंच जाती है। सम टाइम होता है ऐसे है, ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं या अदारे, ये इनके साथ जो रहने वाले अदारे होते हैं, मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन दूसरे अदारों की बात कर रहा हूँ। मतलब जैसे पुलिस है, उनकी सिक्योरिटी के जो अफसरान होते हैं, उनके सिक्योरिटी पे जो मामूर अहलकार होते हैं, वो हमें बता देते हैं यार एक गल हुई सी, यार इंज दी गल हो रही है। आज आपने ये भी बात बता दी है कि खबरें कहाँ से आती हैं। हाँ होती है ना, सबको पता होता है ना, होती है सारी चीजें, निकल सोर्सेज होते हैं। तो वो उस दौरान में ये बातें, लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, ये लाजमी तो नहीं था ना कि वो इलेक्शन उनकी ही डिजायर्ड के मुताबिक उसका रिजल्ट आना था। रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट हुआ, तो जिसकी वजह से फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को वो शेयर नहीं दिया गया जिसका कि उनको वादा किया गया था। अब मुझे नहीं पता वादा था, कहा गया था, या हो सकता है उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये मुझे मिलेगा। वैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक तारीख रही है, हमेशा ऐसी रही है, हुकूमत में रहे हैं। ये पहली दफा हुकूमत से बाहर है, ये पहली दफा है। हाँ, तो फिर गुस्सा तो आना है ना। तो सर ये जो इन्होंने कसूर में दिए हैं बयान आर्मी की, ये वही गुस्सा है, ये वही गुस्सा है। दो गुस्से थे, पहला तो ये था, दूसरा ये है कि वो नैब के कोई केसेस हैं केपीके में, नैब में, उसके लिए उनको समन जारी हुए थे। ठीक है। और तो फिर गुस्सा तो निकालना था उन्होंने, लेकिन तो फिर अब आपको पता है वो समन जो कैंसिल हो गए, क्योंकि इन्होंने कहा कि फिर हम बंदे लेके बाहर आए थे, नैब के बाहर हम अपना जलसा लेके आए थे अपना। सर जो इनके एजेंडा था वो था तहफ़्फ़ुज़ मदारिस दीनिया। हाँ, वो कारोबार है ना, अवामी हकूक और मसाइल। अवामी हकूक को छोड़ दो यार, पहले वो उसको साइड पे कर दो। तहफ़्फ़ुज़ मदारिस दीनिया, मदारिस किसके पास है भाई? अभी जो मदारिस हैं, जो नए बोर्ड्स बने हैं, वो किसके पास है? एचईसी के पास है। एचईसी के पास है। वो किसके दौर में बने थे? वो खान की गवर्नमेंट में बने थे, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो फिर ये तहरीक इंसाफ को जाकर सिर पाड़े ना, हमारे को पाड़ रहे हैं। उस वक्त क्यों नहीं ये बात क्यों नहीं की इन्होंने? सवाल ये है। हाँ, उस वक्त मैं बता दूं, उस वक्त आपको अंदाजा नहीं उस वक्त ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, सब कुछ हुआ है। इन्होंने बाकायदा तौर पे अपने वफूद भेजे कि नहीं भाई, फंड्स के ऊपर नहीं आप बात कर सकते हमारे साथ, ऑडिट नहीं होगा, ऑडिट नहीं होगा हमारा। ठीक है, आप निजाम एक कर दें, निजाम तालीम एक जैसा कर दें। ठीक है, हम जो यहाँ पे मंतक पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे फिका पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे हदीस पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे ये फलानी चीज पढ़ा रहे हैं, आप उसको रेगुलराइज कर दें, आप उसका एक सिलेबस बना दें।
फंड्स पे बात नहीं कीजिएगा। क्यों किनकी? भाई फैक्ट्री है, चाहे अहले तशी हो, चाहे ये हो, चाहे बरेलवी हो, फैक्ट्री है। मैं तो खुल के कहता हूं। वो अलग बात है कोई ना कोई मुझे गालियां दे रहा होगा, लेकिन हकीकत है। अब मौलाना जवाद नकवी साहब का क्या फटा, बाकी पूरी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अहले तशी जो है हमारे उलमाए कराम है, क्या फटा है? उनको बोर्ड दिया गया रियासत की जानिब से। हाँ, तो फिर मसला क्या हुआ? ओ भाई पैसों का मसला। बाकी तो प्राइवेट है। हाँ जी, और ये गवर्नमेंट के अंडर है। भाई यही बात ऑडिट होता है, इसकी रजिस्ट्रेशन होती है। हाँ। इसके ये भी पता होता है कि मदारिस के अंदर कितने कमरे हैं, कितने टीचर्स हैं, कौन वहां पे हेड तो कर रहा है। बोर्ड पे आ रहे हैं सारे? नहीं आ रहे ना। क्यों आ रहे भाई? आप अपने जो सोर्स ऑफ इनकम है, आप वो कहते हैं हम आपको कैसे बताएं भाई हम हमारे पास इतने पैसे आ रहे हैं। हकानिया ग्रुप को आपका ये तो अकोड़ा खटक जो आपका अकोड़ा खटक, ठीक है, इस आपको तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है कितने पैसे दिए उसने? क्यों दिए थे? क्यों दिए थे पैसे उसने? जैसे कल के प्रोग्राम में अगर बात करते तो मैंने आपको कहा था कि वो क्या 1100 अरब की आपने बात, 11 अरब रुपया पाकिस्तानी अख्तर मेंगल साहब को दिया गया था एक फंड बनाने के लिए। तो उसके बाद अख्तर मेंगल साहब ने जो था वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। भाई वो फंड किधर है? पैसे किधर हैं? तो ये यही प्रॉब्लम है भाई यहाँ पे भी। मैं बल्कि मौलाना के कल जो था मेरा रात एक जो दूसरा जो चैनल है जिसपे मैं अपना बतौर एंकर काम करता हूँ, वो मैंने वहां पे सवाल पूछा उनसे, उसका जवाब कोई नहीं था उनके पास। तो मैंने उनको से इतना पूछा, मैं कहा यार गुस्सा खत्म कब होगा? कहते ये वो ना मौलाना है थोड़े जज्बाती हैं। मैं कहा सियासतदान जज्बाती कैसे हो सकता है भाई? जिसने तहम्मुल के साथ चलना होता। और मौलाना फजल रहमान जैसा शख्स, भाई पूरे पाकिस्तान में 2 सियासतदान है सिर्फ, एक आसिफ जरदारी, एक आसिफ अली जरदारी जो सदर पाकिस्तान है, और एक दूसरा मौलाना फजल रहमान। ये मैं और आप नहीं कहते कि दुनिया, पूरी दुनिया कहती है भाई। क्या कभी आसिफ अली जरदारी के मुंह से आपने इस किस्म के अल्फाज सुने? जज्बाती अल्फाज तो कभी नहीं। एक दफा उन्होंने कहा था कि तुम इतने साल के लिए हो, मैं इतने साल के हूं, ठीक है, भाग गए, फिर वापस आए, मामलात को सेटल किया। उसके अलावा बताएं, जेल में रहे, सोबतें सही, वक्त की प्राइम मिनिस्टर बीवी है, बीवी वक्त की प्राइम मिनिस्टर है, बंदा जेल में है, ठीक है। क्या कभी उसने इस तरह की बात की? एक दफा असेंबली में बात की थी कि हम ये सब कुछ बर्दाश्त कर। असेंबली में बात करना है समथिंग एल्स, ओपनली पब्लिक के सामने खड़े हो गए ये कहना है कि पाकिस्तान खपे, दिस इज समथिंग एल्स। बिल्कुल। और मौलाना ने जो किया है वो पाकिस्तान खपे वाली बात नहीं की, वो 180 डिग्री पे चले गए, ठीक है। जिस भाई ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिस भाई ने ये जलसा ऑर्गेनाइज किया था, मैंने उसको भी फोन किया। अब आपको नहीं पता वो कौन है, हमारी ऑडियंस को नहीं पता वो कौन है। तन्हा उस बंदे ने, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, अच्छा, तन्हा उसने पूरे का पूरा जलसा ऑर्गेनाइज किया। मैंने उसको फोन करके पूछा, और आपको मजे की बात बताऊं, मैंने जलसा नहीं सुना। इंडिया से मेरे एक दोस्त हैं भारत से, उन्होंने मुझे एक क्लिप भेजा, उन्होंने कहा यार तुम्हारे तो मौलवी फौज के खिलाफ हो गए। सच अ शॉकिंग फैक्ट, दैट्स अ शॉकिंग फैक्ट यार। और मौलाना फजल रहमान पिछले 1 साल से जो भी बयान दे रहे हैं, वो पाकिस्तान में चले ना चले, इंडियन मीडिया पे बड़ा चलता है भाई। सेम वही सिचुएशन हुई है जैसे तहरीक इंसाफ का कोई भी चीज हो पाकिस्तान में चले ना चले, इंडियन मीडिया पे पिछले 3 साल से चल रही है और धड़ाधड़ बिक रही है, और उसी रेस में हमारे मौलाना शामिल हो गए। सर क्या प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है? क्या आखिर पे एडवाइस देंगे जो मौलाना के चाहने वाले हैं, सुन रहे हैं आपको, आपने बड़ी सख्त बातें की हैं। भाई मैं तो सख्त बात करूंगा। आपने जितनी गालियां मुझे देनी है दे रहे, सीधी सी बात है। सोशल मीडिया पे 2 दिन हो गए हैं जब से ये जलसा हुआ, इसके ऊपर मैंने बात की, और यही मसला मैंने सामने जब लेके आया हूं, आप यकीन करो इतने तहरीक इंसाफ के भाइयों ने मुझे कभी गालियां नहीं दी होंगी जितनी मौलाना फजल रहमान के इस ग्रुप ने मुझे गालियां दे चुके हैं, और अभी भी दे रहे हैं। चलें कोई मसला नहीं, दे दें गाली, लेकिन गाली देने से क्या सच छुप जाएगा? दूसरी बात, मौलाना मैं आपसे मेरी सिर्फ, और मेरी आपके साथ एक अच्छी ताल्लुकदारी भी है मौलाना, मैं आपको जरा डिस्क्लोज भी कर रहा हूँ, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन लाहौर में मौलाना से 2-3 दफा मेरी मुलाकात हो चुकी है। नाश्ता हम दोनों ने इकट्ठे बैठ के एक ही जमीन निशिस्त पे बैठ के चौकड़ी मार के हम लोग बैठ के नाश्ता भी करते रहे, चाय भी पीते रहे, गप्पे भी मारते रहे।
मेरा नहीं ख्याल था कि मौलाना साहब इस नहज पे पहुंच जाएंगे, जो नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली ज़रा आपने इस बयान से थोड़ा रुजू कर लें। अवाम इस वक्त पाकिस्तान पहले ही दहशतगर्दी के एक अफरियत के जुंगल में पड़ी हुई है, मैं चाहता हूँ कि वो ख़त्म हो जाए। बहुत शुक्रिया सर। आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया ईरान अमेरिका की जो मौजूदा सूरत हाल है, खित्ते के अंदर जो कशीदगी बढ़ रही है उस पर, और दूसरे हिस्से में हमने डिस्कस किया जो मौलाना फजलुर रहमान हैं, JUIF के सरबराह हैं, उन्होंने जो मुतनाज़े बयान दिए अपने स्पीच में, जिस तरह दुरानी साहब ने खुलकर बात की और उनके चाहने वालों और उससे हटकर भी लोगों तक एक बिल्कुल वाज़ेह बात क्लियर कर दी कि यहाँ पे जो सिचुएशन है, जो बातें हो रही हैं, उसका मकसद क्या है। तो यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर वक्त के लिए अपने मेज़बान उज़ैर आलम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।